Everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.617, and you people are well aware we are doing cost of goods sold statement CGS, और उसके अंदर आपको ये बात भी पता है कि वी आर फॉलोइंग अ फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट में ही हमने 5.1 सॉल्व किया, और फ्रॉम 5.1 टू 5.16 सेम फॉर्मेट हैज़ बीन यूज्ड। अच्छा, अब इसके अंदर ट्विस्ट क्या होता है कि आपको कभी कभार वो कुछ चीज़ें मिस कर देता है जिसकी जगह पर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ जो इस चीज़ को आप डिस्कस करते हैं, सेवरल एसोसिएटेड कैलकुलेशंस या वर्किंग समझ लें, वो आप साइड पे करते हैं। और इस वर्किंग के अंदर नॉर्मली वो चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं जो एक्चुअली क्वेश्चन के फॉर्मेट से थोड़ा हट के होती हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली आपके स्किल का, आपके क्वेश्चन का एक पार्ट होता है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका ओवरव्यू करते हैं, और ओवरव्यू में मैंने आपसे जैसे पहले रिक्वेस्ट की है कि ऊपर वाली जो हेडिंग है ये अवेलेबल नहीं होती क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी जो हेडिंग है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है वो यही है कि आपका डाटा इनकम्प्लीट है। और जैसे मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की कि जब आप फॉर्मेट बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए अननोन हो जाती हैं, और आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग और फिनिश गुड्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ये इसी चीज़ के लिए हैं कि आपका डाटा इनकम्प्लीट है। हम अपना यूजुअल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। व्हाट वी विल डू, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के फर्स्ट वर्ड से और एंड वर्ड तक पढ़ते जाएंगे, और जो डाटा हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है, दिख रहा है, हम वो डाटा पिकअप करेंगे और फॉर्मेट के अंदर पुट आउट करते रहेंगे। दूसरा तरीका आप ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से स्टार्ट लें, बजाय क्वेश्चन के आप सोल्यूशन से स्टार्ट लें, और सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक पुट करना है तो क्वेश्चन में आए और ऊपर से लेकर नीचे तक देखें ओपनिंग स्टॉक किधर है, फिर आप नेक्स्ट देखें परचेजेस किधर है। तो ये भी मेथोडोलॉजी है, लेकिन इससे दो नुकसान आपके हो सकते हैं कि आपको बार बार बुक और बार बार उस तरफ जाना पड़ेगा फर्स्ट। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ओपनिंग स्टॉक ढूंढने के लिए पूरा फर्स्ट टू लास्ट पढ़ना पड़े, फिर आपको परचेजेस के लिए दोबारा फर्स्ट टू लास्ट पढ़ना पड़े, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड टाइम वेस्टिंग। और जो मेथोडोलॉजी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें यह है कि हम स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ें, और जो अमाउंट, जो एलिमेंट आपको दिख रहा है आप उसे पिक करें और सॉल्यूशन में लिख दें। इस तरफ एक दफ़ा सिर्फ क्वेश्चन को थॉरली आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, पेपर में भी, एग्ज़ाम में भी, और यहाँ क्वेश्चन करते वक्त, मगर यह है कि आपसे अमाउंट नहीं मिस होगी कोई ना कोई। और जैसे ये भी हो सकता है कि अगर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को आप ढूंढ रहे हैं और आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो यूं भी आपका टाइम एक्स्ट्रा सीकिंग होगा, इसलिए इट्स बेटर टू रीड आउट फर्स्ट। यहाँ पर एज़ यूजुअल अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल उसने सबसे पहले जो है वो कंपनी का नाम, अल जलील, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ तक वो यूजुअल लाइंस ही हैं। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मिल रही है वो है इन्वेंट्रीज़, और तरतीब उसने वही रखी हुई है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। और हमने ये वाली शक्ल काफ़ी दफ़ा देख ली हुई है। यहाँ पर दो कॉलम्स डिस्कस हो रहे हैं। एक फर्स्ट कॉलम है इट इज़ एसोसिएटेड विद September 1, and then second column September 30. Most of you have absolute idea that what first column is related with September 1 और September 30। अगर हल्का सा भी कंपैरिजन करें तो you would have the idea that September 1 is associated with opening and September 30 is associated with closing। जो कुछ September 1 के नीचे दिया हुआ है ऑल दीज आर ओपनिंग, और हमें ये भी पता है कि ये मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग फिनिश गुड्स। अब हम फोकस इन्हीं पे ही करेंगे। September 1 में ओपनिंग मटेरियल लिखा हुआ है। अब आप अपने फॉर्मेट में जाएँ, सबसे पहली लाइन में ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री या स्टॉक होता है। ये पहली वैल्यू यहाँ पुट करने वाली है 225,000 है, आप यहाँ पुट कर दें 225,000। ऑलराइट, हम यही कर रहे हैं। वहाँ से अमाउंट्स पिक करेंगे, यहाँ लिखते जाएंगे। सेकेंड अमाउंट आपको नज़र आ रही है 474, और ये वर्क इन प्रोसेस है। वापस है, अब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग
आपको वैसे जगह की पहचान हो जानी चाहिए। ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, इसकी अमाउंट यहाँ पर लिखनी है और वो है 474,000। अमाउंट पे पुट करें 4,74,000, 4,74,000 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। नेक्स्ट आपके पास है फिनिश गुड्स की ओपनिंग 663। यहाँ पर आएँ और फिनिश गुड्स ओपनिंग को ढूंढें, वो आपको मिल गई और इस जगह पे आपने अमाउंट पोस्ट करनी है। व्हाट इट इज़ 6,63,000, 6,63,000 अमाउंट पोस्ट हो गई। अब हमने जो काम कर लिया वो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब इसके आगे सितंबर 30 है, इसका मतलब जो कुछ इधर लिखा हुआ है मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स और सितंबर 30 के साथ लिंक अप करें तो ये क्लोजिंग है। सबसे पहले लिखा हुआ है मटेरियल, तो इसका मतलब है सितंबर 30 के नीचे 177 जो है ये क्लोजिंग मटेरियल है। सॉल्यूशन में जाएं और यहाँ क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, उसकी वैल्यू आपने इधर पोस्ट करनी है और वो है 177,000, 1,77,000, 1,77,000 पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है वो 5,25,000 है, वो वर्क इन प्रोसेस है, सितंबर 30 के नीचे लिखी हुई है, वो क्लोजिंग है। 5,25,000 वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ये हमारे पास आ गया और इसके सामने आपने अमाउंट लिखनी है 5,25,000, 5,25,000 आपने पोस्ट कर दिया और ये आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर पोस्ट किया। अब लास्ट जो 735 है उसके इधर लिखा हुआ है फिनिश गुड्स और ये चूँकि सितंबर 30 के नीचे लिखा हुआ है ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स के अंदर आएगा और ये आपके पास है फिनिश गुड्स क्लोजिंग या क्लोजिंग फिनिश गुड्स। यहाँ पर आपने अमाउंट पोस्ट करनी है और 7,35,000, 7,35,000 आपने यहाँ पोस्ट कर दिया। लेकिन जी इस तरह से हमने 6 आइटम्स जो फर्स्ट व्यू के अंदर थी वो 6 आइटम्स पिक कर ली। ये वाली जो थी ये सितंबर 1 की थी ओपनिंग और फिर सितंबर 30 क्लोजिंग। 6 आइटम्स एक दफ़ा ओवरव्यू में आपको करवा दूं कि हमारा ये फॉर्मेट था और यहाँ हमने 6 वैल्यूज़ को अपनी जगह पोस्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर 11,25,000 है, लेकिन आगे वो 3.2% ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये 3.2% नहीं होगा, 3/2 ऑफ FOH ऐसे हो सकता है। परसेंटेज इस तरह से नहीं दी हो सकती, तो आप समझे यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। अच्छा, बहरहाल अब आप गौर करें, मुझे ये बात बताएं कि ये डायरेक्ट लेबर के आगे लिखा हुआ है 1125,000 और इसके साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में 3/2 ऑफ FOH। मुझे समझाएं कि ये जो 1125 है ये डायरेक्ट लेबर है या ये FOH है। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, चूँकि हेडिंग आपके पास डायरेक्ट लेबर की है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये अमाउंट डायरेक्ट लेबर की ही है 11,25,000। क्वेश्चन में जाएं, वहाँ पर डायरेक्ट लेबर ये आपको नज़र आई है और इस जगह पर आपने अमाउंट लिख देनी है 11,25,000, 11,25,000। ओके। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है 3/2 ऑफ FOH, ये सिंपल एक हिंट है, यानी कि जो डायरेक्ट लेबर है वो 3/2 ऑफ FOH है। इसको हमने अब स्टेटमेंट वाइज अपनी वर्किंग के अंदर लिखना है। तो वर्किंग राइट साइड पे हम जाएंगे। सबसे पहली वर्किंग के अंदर आप यहाँ पोस्ट कर दें, सॉरी ज़रा गला, डायरेक्ट लेबर वो इज़ इक्वल टू है 3/2 ऑफ FOH। जैसा उसने कहा है हमने सिंपल उसको वैसे लिख दिया है। अभी इसका करना क्या है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। जो मिसिंग फिगर है यहाँ से क्या हेल्प मिलेगी ये हम डिसाइड करेंगे। बहरहाल चूँकि हम थॉरो रीडिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये कहीं दोबारा हमारे जहन से निकल ना जाए, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया वर्किंग के अंदर। अब आप आगे चलें और जो अगली चीज़ आपको मिल रही है दैट इज़ सरप्राइज़ फॉर यू और वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम पूरी जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, सोल पर्पज़ ऑफ दैट स्टेटमेंट इज़ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यहाँ क्या कि उसने उसका आंसर ही आपको प्रोवाइड कर दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो आप इस आंसर को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह यहाँ पर
आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी थी, यहाँ पे आपने आंसर लिखना था। आंसर उसने खुद ही प्रोवाइड कर दिया है, जो कि है 38,49,000। वही आप यहाँ पर पुट करें, 38,49,000, 38,49,000। ये आपका आंसर भी आ गया CGS का। अभी भी आप व्यू रखें, आंसर आ चुका हुआ है, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी तक वेकेंट पड़ी हुई हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर आ गया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो जिसकी बात कर रहा है वो आपके पास सेलिंग एक्सपेंस हैं, एडमिन एक्सपेंस हैं और सेल्स है। और ये चूँकि इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है तो इनकम, अच्छा वो उसने जो रिक्वायरमेंट है वो भी इनकम स्टेटमेंट ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ। तो नेट प्रॉफिट निकालना है, ओके। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे परचेज़ भी नहीं है, तो पहला क्वेश्चन मार्क यहाँ पर परचेज़ का लगेगा। और दूसरी बात आप गौर करें कि यहाँ पर FH भी नहीं है, वो भी वेकेंट है, हमें उसका पता चल गया था, तो उसको भी आप क्वेश्चन मार्क करें। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने क्वेश्चन की रीडिंग की तो सबसे ऊपर जिस चीज़ को हमने फोकस किया था वो है इनकम्प्लीट डाटा। और अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ लग गई है कि इनकम्प्लीट डाटा का क्या मतलब है, कि इसमें से कुछ वैल्यूज़ वो खुद उड़ा देगा और इनकम्प्लीट हो जाएगी स्टेटमेंट, तो आपने उसे कंप्लीट करना है। हालांकि हमारे पास आंसर यहाँ पे अवेलेबल है। ओके जी, अब चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट का एक मेजर पार्ट उसने इनकम स्टेटमेंट को बनाया हुआ है, तो हम पहले एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट नीचे क्रिएट कर लेते हैं। और आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। इसके अंदर सबसे पहले क्या आप पुट करते हैं, हम इसको हेडिंग दे देते हैं इनकम स्टेटमेंट, राइट। और फिर आप इसको जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ सेल्स। उसके बाद आप इसमें से लेस करते हैं, गौर से देखते जाएं, आप इसमें लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जिसे हम CGS कहते हैं, गुड्स सोल्ड, ब्रैकेट में CGS लिख देते हैं ताकि आपके जहन में ये एब्रीवेशन भी रहे। जो इसका आंसर आता है उस आंसर का नाम क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हैं दोबारा से किस चीज़ को, ऑपरेटिंग या अदर एक्सपेंसेस को। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिख रहे हैं, हालांकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन चूँकि इस वक्त हमारा फोकस, हमारा जो चैप्टर है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट पे फोकस थोड़ा सा कम है। और हम इंशाल्लाह ताला एक पूरा चैप्टर इनकम स्टेटमेंट का भी करेंगे जिसमें हमारा फोकस इनकम स्टेटमेंट बनाने पर होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर नहीं होगा। तो उस चैप्टर के अंदर हम थॉरो स्टडी करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर सिंपल, चूँकि छोटा चैप्टर है, छोटी स्टेटमेंट है, तो हम फोकस नहीं रखा हुआ, एक लाइन में मैंने ख़त्म कर दिया। जो इसका आंसर आता है उसका नाम आप नेट प्रॉफिट रखते हैं, और यूँ आपकी ये छोटी सी नन्ही मुन्नी सी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब आपने याद रखना है कि ये हम सिर्फ इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, जबकि आगे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। फ़िलहाल हम इतना ही रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन में वापस आएँ, और ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और सेल्स गिवन थी, और चूँकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर उसने खुद ही आपको बताया हुआ है, तो हम इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करें तो आपको सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए सेलिंग एक्सपेंस 7,32,000, और वो आपने यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर पहले ब्रैकेट में, क्योंकि दो हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 7,32,000, 7,32,000, और उसके साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, उनको भी आप पिक करें, वो 3,69,000 है, और वो आपने यहाँ पर सिंपल प्लस करके लिखने हैं 3,69,000, यही है 3,69,000, ओके। यहाँ हमने स्टेटमेंट वाइज इसको लिख दिया है, और
अब जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर आपने इनको कैलकुलेट करके टोटल लिखना है। मैंने लेफ़्ट साइड पे स्टेटमेंट इसीलिए लिखी ताकि दोबारा आप इसको देखें तो आपको पता चल जाए कि ये अमाउंट किधर से आई है। यहाँ पर हमने 7,32,000 को प्लस करना है 369,000 में, और ये अमाउंट आ गया। मैं आपसे क्या बोल रहा था, आप अगर ये ऊपर वाली अमाउंट को देखें तो आपको बुक से नहीं मिलेगी, तो आप लेफ़्ट साइड पे देख लीजिएगा और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हमने इस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया। और ये आपके पास थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दो ही दिए हुए थे, सेलिंग और एडमिन। अब आप क्वेश्चन में वापस जाएँ और अगली चीज़ जो अवेलेबल है दैट इज़ सेल्स, और वो है 65,25,000 सेल में आए, यहाँ पुट कर दें। अमाउंट है 65,29,000, ऐसे ही नहीं 25,000, 65,25,000, 65,25,000 सेल्स भी आपने पुट कर दी, 65,25,000। अच्छा, अब ये जो CGS है ये क्वेश्चन में देखिए आप ऑलरेडी लिख भी चुके हुए, और दूसरी बात ये CGS बुक में गिवन थी, हमने वहीं से ही उठाई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये आपके पास 38,49,000 है, और वही आपने यहाँ पर लिखी हुई है, और यही CGS यहाँ पर लिखनी है। अब आप याद रखिएगा कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो यही वाली CGS उठा के इधर लिखनी होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि बुक में ना दी हो तो आपने जो कैलकुलेट करके आंसर निकाला है वो CGS यहाँ पर लिखना है, और CGS हमारे पास है इस वक्त 38,49,000, 38,49,000। यूँ आपने CGS भी लिख दी। अब आपके पास आंसर जो ये वाले आंसर्स हैं दोनों ये आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेल में से, या क्या लिखा हुआ है, लेस CGS, तो सेल में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करना है। हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगाएंगे। सेल आपके पास कितनी थी 65,25,000, इसमें से आपने लेस करनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कितनी थी 38,49,000, 38,49,000, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं, और उसके बाद अब आपने नेट प्रॉफिट निकालना है, और नेट प्रॉफिट के लिए भी आप एक छोटी सी लाइन नेट प्रॉफिट से ऊपर लगाएंगे। और नेट प्रॉफिट के लिए क्या करना है, यहाँ से भी आप चेक करें कि ये भी लेस है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये लाइन से कुछ चीज़ बाहर चली गई, इसको हम अकोमोडेट कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। अब यहाँ पर देखें लेस करना है ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस को भी। ऑलराइट, तो अब आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है वो है 26,76,000, 26,76,000, उसमें से आपने लेस करना है ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस, उसका टोटल करके लिखा हुआ है 11,01,000। ये जो आंसर आपके पास अब आया है इट इज़ योर नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब ये आंसर आई होपफुल के ये आई एम होपफुल के ये बुक में आंसर दिया होगा, पहले इसको चेक करेंगे। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का आंसर है जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और एंड दैट इज़ 15,75,000। और यहाँ पर आएँ तो नेट प्रॉफिट का आंसर नीचे आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ 15,75,000, और हमने भी 15,75,000 निकाला हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपका आंसर इनकम स्टेटमेंट का निकलाया हुआ है, लेकिन आपकी सारी CGS अभी तक वेकेंट पड़ी हुई है, तो हमने उसको भी सॉल्व करना है साथ साथ, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन मार्क हैं इसके बगैर क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होगा। इनकम स्टेटमेंट बहरहाल हमारी निकल आई। क्वेश्चन में आप देखें आपने यहाँ तक की रीडिंग कंप्लीट की हुई है, और उससे नीचे क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोल रहा है। अब जो मिसिंग फिगर्स हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए आप यहाँ पर पहली मिसिंग फिगर है परचेज़ की। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जब तक आपका FOH कैलकुलेट नहीं होगा, और FOH के लिए सिवाय इस हिंट के इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, आप फॉलो कीजिएगा बात को। सबसे पहले ये कि डायरेक्ट लेबर लिखी हुई है, और डायरेक्ट लेबर हमें बुक में दी हुई है जो कि 11,25,000 है। बुक में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि डायरेक्ट लेबर है, और हमने इसको ख़ुद नहीं निकाला हुआ, यही डायरेक्ट लेबर हमने यूज़ की 11,25,000, उसी को ही हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ फार्मूले में आए, यहाँ सबसे पहले डायरेक्ट लेबर लिखी हुई है तो आप भी लिख दें 11,25,000, ये हमें पता है। उससे आगे इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है, उससे आगे 3/2 लिखा हुआ है, एज इट इज़ आप वो 3/2 वहाँ पे पोस्ट कर दें। उससे आगे लिखा हुआ है FOH, और FOH तो हमें पता नहीं है, उसको एज इट इज़ लिख दें।
ओके, अब आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये 3/2 FOH के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब मैं इसको इज इक्वल टू से उधर लेकर जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड भी हो सकता है या फिर एक स्टेप हम और लेते हैं ताकि आपके लिए ये और आसान हो जाए। सिर्फ आप 3/2 को बताएं कि ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ऊपर वाली अमाउंट्स को हम एज इट इज़ उतार रहे हैं, 11,25,000, उसके बाद इज़ इक्वल टू। और अब आप मुझे ये समझाएं कि अगर 3/2 आपने करना है तो उसका आंसर क्या, वो मैं आपको यहाँ पर भी अलहदा से करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए। 3 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 1.5। तो अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं इस 3/2 की जगह सिर्फ 1/1.5 लिख देता हूँ। आपके लिए आसान बना रहा हूँ, अदरवाइज़ ये इट्स अ सिंपल थिंग, और उससे आगे FOH एज इट इज़ रह जाएगा। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं 1.5 जो FOH के साथ लिखा हुआ है, ये FOH के साथ क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैं अब इसको इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे लाना चाहता हूँ। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ क्या लिखा हुआ नज़र आएगा 11,25,000, और डिवाइडेड बाय जो उधर से 1.5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1.5 यहाँ पर आप लिखें, और इज इक्वल टू से राइट साइड पे क्या बचा, FOH एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपल आप कैलकुलेशन करेंगे। जो आपको ब्लू स्केयर नज़र आ रहा है इससे ऊपर क्या नज़र आ रहा है, 11,25,000 है, और उसको डिवाइड करना है 1.5 पे। ये कैलकुलेटर पे आप कर रहे हैं, इज इक्वल टू किया तो आपके पास इस स्टेटमेंट का आंसर आ गया 7,50,000। और ये आपने क्या निकाला है, सिर्फ FOH निकाला है, उसको आप हाईलाइट कर दें। अब अगर FOH का भी आंसर है तो हम उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर FOH का आंसर भी हमें दिया हुआ है, ओके दैट्स गुड। तो FOH है 7,50,000, और हमने भी FOH कैलकुलेट किया है, वो है 7,50,000। अब आप क्या करें, इसी अमाउंट को यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था फैक्ट्री ओवरहेड, वहाँ पर आप पुट कर दें 7,50,000, 7,50,000 ये FOH आ गया, और उसका मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन मार्क हमारा सॉल्व हो गया, इसको भी ग्रीन सिग्नल हमने दे दिया। लेकिन अभी आपके पास एक क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है जो कि परचेजेज़ हैं। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बात रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो तीसरा एलिमेंट रिवर्स करके आप जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूसरी तीसरी क्लास की दी थी कि अगर आपके पास बचपन में क्या करते थे, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है यहाँ पर वो कह रहा था कि माइनस करो 2, मगर इधर क्वेश्चन मार्क लगा होता था, और वो आपसे यही क्वेश्चन करता था कि क्वेश्चन मार्क फिल करो। अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है वहाँ पे क्या अमाउंट लगाएं कि उसमें से 2 माइनस करके 15 आ जाए। एक तरीका है आप खपें, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, इसको रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं। आप आंसर से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आमतौर पे तो ये होता है क्वेश्चन से आंसर की तरफ आते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, आंसर से क्वेश्चन की तरफ रिवर्स चल रहे हैं, बस साइन पलटा दें आप। और साइन पलटाने से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, आप चूँकि रिवर्स चल रहे हैं तो पहले आंसर क्या है आपके पास 15, और उससे ऊपर रिवर्स चलते हुए ऊपर है -2, रिवर्स चलते हुए बस साइन चेंज कर देने हैं, -2 की बजाय आप +2 लगा दें, और फिर आप देखें मैजिक, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और आंसर में क्या हुआ, अब आपको बिना सोचे 17 में से 2 माइनस किए तो 15 आ गया। यही बात आपको यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने रिवर्स कैलकुलेशंस पे, यानी आंसर से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ जो साइन लगे हुए हैं वहाँ उसको ऑपोजिट साइंस लगाते जाएं। इट्स वेरी इजी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले हमने इस आंसर से ऊपर रिवर्स की तरफ जाना है और इसका साइन चेक करना है। ये क्या चीज़ है, फिनिश गुड्स क्लोजिंग है, उसके साथ साइन आपको पता चल रहा है लेस है। जब आप रिवर्स चलेंगे तो आपने इस आंसर में फिनिश गुड क्लोजिंग लेस होता है, आपने इसको प्लस कर देना 7,35,000 को। 3849 में 7,35,000 प्लस किए तो वैल्यू आ गई, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड वो आ गई। अब आपके पास एक और चांस बन गया, आप इस आंसर से और रिवर्स चल सकते हैं। जो आपके पास ये वाला आंसर है इससे
ऊपर रिवर्स चल सकते हैं, और उसके लिए पहले आपको ये वाला साइन पता करना पड़ेगा। जहाँ ब्लू स्क्वायर है देखें उसके लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये फिनिश गुड्स ओपनिंग है, ओपनिंग का साइन प्लस होता है। अब जब आप रिवर्स चलेंगे तो आंसर में फिनिश गुड ओपनिंग प्लस होते हैं, आप माइनस कर दें 6,63,000, तो आपके पास अबव आंसर आ गया। आपने ये आंसर कैसे लेकर आए, 45,84,000 में फिनिश गुड्स प्लस होते हैं, आपने माइनस कर दिया 6,63,000, तो आपके पास आ गया 39,21,000। अब एक और स्टेप आप पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज़ पता चल रही हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको इसका साइन पता करना पड़ेगा। जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखिए वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग लिखा हुआ है और वो लेस करते हैं। अब तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपने जब रिवर्स चलना है तो आंसर में जो वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है ये क्लोजिंग है, ये लेस होता है। अब लेस करने की बजाय आप प्लस कर देंगे 5,25,000, तो आपके पास अबव वैल्यू क्रिएट हो गई। अभी हमारा स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहा है, रिवर्स कैलकुलेशन पॉसिबिलिटी है, और उसकी रीज़न क्या है कि ये जहाँ मैंने ब्लू स्क्वायर लगाए हुए हैं ये दो वैल्यूज़ हैं। अगर दो वैल्यू पता हो तो तीसरी वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हैं लेकिन उसके लिए पहले आपको ये साइन पता करना पड़ेगा। जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, ओपनिंग प्लस होता है, लेकिन चूंकि आप रिवर्स चल रहे हैं आंसर को पहले पिक कर रहे हैं, और उससे ऊपर जो आंसर है वो 4,74,000 है, वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, प्लस होता है। आपने प्लस करने की बजाय माइनस कर देना है 4,74,000 जो कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है। ये भी आंसर आ गया। और आप देखें कितना ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मैं तो कम से कम इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, और होपफुली कि आप में से भी कुछ लोग होंगे वो इसको बर्डनाइज नहीं कर रहे होंगे अपने ऊपर, बल्कि इट्स अ मैटर ऑफ एंजॉयमेंट। अब फिर दोबारा से आप रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है रिवर्स चलने की, क्योंकि दो वैल्यूज़ आपको पता हैं। यहाँ वैल्यू आप पता कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 7,50,000 देखें क्या चीज़ है। वो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आया है, और फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करते हैं साथ में ऐड लिखा हुआ है। आपने चूँकि रिवर्स चलना है तो ऐड की बजाय लेस, तो आंसर में आपने फैक्ट्री ओवरहेड लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है इसको ऐड करते हैं, आपने ऐड करने के बजाय लेस कर देना। ये फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट है 7,50,000। नेक्स्ट वैल्यू भी आपके पास आ गई जो प्राइम कॉस्ट है। ओके, अब प्राइम कॉस्ट से एक स्टेप और आप पीछे जा सकते हैं, और उसकी रीज़न क्या है, तीन में से दो वैल्यूज़ आपको पता है और आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ये क्या है और इसका साइन क्या है। जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें ये लेबर है, और लेबर ऐड होती है। अब आपने इसको ऐड करने के बजाय चूँकि रिवर्स चल रहे हैं तो लेस कर देना है। आंसर में डायरेक्ट लेबर, दोबारा दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर ऐड होती है, ऐड करने के बजाय इसको यहाँ लेस करें। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है, 11,25,000, 11,25,000 को आपने ट्रीट किया तो आपके पास आंसर आ गया 20,97,000। अब आप इस तरह से रिवर्स चलेंगे, यानी कि बजाय ऊपर तो चूँकि अमाउंट नहीं लिखनी, तो आपका रिवर्स का पैटर्न इस तरफ होगा क्योंकि आंसर इधर जाना है। उसके लिए आप क्यों ये काम कर सकते हैं, देखें आपके पास दो अमाउंट्स हैं तो आप तीसरी अमाउंट यहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर रिवर्स चलते हुए ये आपके पास आंसर है और आंसर से ऊपर एक एलिमेंट है और ये वाला क्वेश्चन मार्क है जहाँ पर आपने पता करना है, और पता किया जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा ये क्या है। और ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसके साथ क्या साइन लगा हुआ है, लेस का। जब आप रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपने लेस की बजाय ऐड करना है, तो आंसर ये 20,97,000 है। उसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक को करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, लेस करने की बजाय आप ऐड कर दें। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 1,77,000, 1,70,000 ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल अवेलेबल है वो भी आ गया। अब आपके पास एक जंप करके कैलकुलेशंस निकालने का चांस है। पहले आप ये डिसाइड कर लें कि क्या हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो नहीं है, हम उनको छोड़ भी देते हैं। क्या हमारे क्वेश्चन में रिटर्न्स हैं, नहीं, तो हम क्रॉस लगा देते हैं। क्या हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट है, नहीं, तो उसको भी क्रॉस लगा देते हैं। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिर परचेजेस भी तो क्वेश्चन में नहीं है, तो आप इसको भी निगलेक्ट कर दें। तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की हुई है कि ये जो सबऑर्डिनेट्स है ना, ये ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेन एक आइटम है परचेजेस की, इसको आपने ज़रूर कैलकुलेट करना है, और वैसे भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब यहाँ पर आएँ आप।
पहले तो ये होता था कि आंसर से ऊपर वाली आइटम आपके पास अवेलेबल होती थी, आंसर से ऊपर वाली आइटम अवेलेबल है, आंसर से ऊपर वाली आइटम अवेलेबल है और उससे ऊपर वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी। अब आप देखें आंसर से ऊपर वाली वैल्यू आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। अब क्या करेंगे? ऐसी सूरत में रिवर्स सिग्नलिंग नहीं होगी, हमेशा ही आपने फ़र्क लेना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक आंसर ऊपर लिखा हुआ है, एक आंसर नीचे लिखा हुआ है। आपको सेंटर वाली फिगर पता करनी है और इसमें आपने हमेशा ही डिफरेंस लेना है। यहाँ पर एग्जाम्पल को दोबारा अगर मैं कोट करूँ तो आपको ये वाला आंसर और ये एलिमेंट पता था और यहाँ क्वेश्चन मार्क था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको 15 पता है, यानी कि आंसर थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, आपको यहाँ पर 15 पता है और आपको यहाँ 17 पता है, मगर क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है, तो अब ये सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसमें मुझे बताएं कि ये वाली फिगर को कैसे कैलकुलेट करेंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए फॉलो आपने यही करना है कि चाहे साइन कोई सा भी लगा हुआ, या माइनस भी हो सकता है और किसी किस्म का भी साइन हो, आपने बस यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना है और वही डिफरेंस अब आप यहाँ पर लेंगे। ओके, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जब ऐसे सेंटर वाली अमाउंट मिसिंग होगी तो अबव और आंसर का हमेशा ही डिफरेंस लेना है, चाहे आंसर माइनस का लगाओ चाहे आंसर प्लस का लगाओ। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर आएँ, आपके पास एक अमाउंट ये है, ये टोटल वैल्यू है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पर हमेशा डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का क्या मतलब, वैल्यू आपके पास ये है, उसमें से डिफरेंस मतलब माइनस कर देना है आपने ओपनिंग स्टॉक। हालांकि देखें ओपनिंग स्टॉक के साइन प्लस का होता है, परचेज ऐड हो रही होती है, लेकिन आपको मैंने कहा है कि अगर फर्स्ट और आंसर सेकंड फिगर गायब है तो आपने डिफरेंस लेना है। तो यूँ आपके पास आंसर आ गया जो मिस, और ये आंसर भी बुक में होगा क्योंकि ये आंसर परचेजेस का है और साथ में ये क्वेश्चन मार्क भी था, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो है 20,49,000 परचेज़ का आंसर है, चेक करते हैं। और वो नीचे आपको नज़र आ गया होगा, हमारे पास परचेज़ का आंसर आया हुआ है 20,49,000 और हमारा जो आंसर है 20,49,000 ये भी आया हुआ है। और जी, इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन मार्क है ये भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। तो यूँ आपके 2 क्वेश्चन मार्क्स थे, उनको भी आपने कंप्लीट किया, साथ में आपकी ये इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी थी उसको भी सिंपल वे के अंदर आपने कंप्लीट किया। सिर्फ एक ही आज हमारी एसोसिएटेड कैलकुलेशन थी, ये जो निशान बाकी के ग्रीन लगे हुए हैं इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन पहले हम कर चुके हैं। आज की सिर्फ एक कैलकुलेशन थी जिसको आपने कंप्लीट कर लिया। आपने अपने सारे आंसर्स को भी टैली कर लिया, परचेज़ का आंसर था वो भी आपने पता कर लिया, एफ का आंसर भी आपके पास टैली हो गया, आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई उसका आंसर भी आपने टैली कर लिया। ये लास्ट में ज़रूर काम किया करें, व्यू किया करें क्वेश्चन में क्योंकि बाज़ का ये होता है कि क्वेश्चन आप पूरा करके तसल्ली से आगे चले गए, लेकिन पेपर में जब व्यू किया तो तब आपको पता चला कि कुछ चीज़ें रह गई हैं। व्यू करने से ही वो चीज़ें आपको पता चलेगी। इट्स बेटर कि आप पेपर करने के बाद एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलें, आपका कोई फ्रेंड आपको बताए, अब आप वहाँ पर डिप्रेस होंगे, तो उस डिप्रेशन से बहुत बेहतर है कि क्वेश्चन के लिए इस तरह से मैनेज करें कि अगर 35 मिनट्स टोटल क्वेश्चन के लिए हैं तो आपने 30 मिनट्स के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और 30 जो बाकी के रिमेनिंग 5 मिनट्स हैं वो सिर्फ व्यू करने पे लगाना है। बहरहाल हमारा व्यू कंप्लीट हुआ, होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इसका जो की फीचर है वो ये IQ और कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग से हमने जो सिंपल मैथमेटिकल 6-7 के लेवल है ये लेवल, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात को पसंद ना करें लेकिन ये लेवल डाउन है। अब आपने अपने लेवल को इसके साथ अप करना है। और दूसरी बात यह है कि इनकम स्टेटमेंट हमने सेपरेटली अलहदा निकाली, शॉर्टर वर्जन ऑफ इनकम स्टेटमेंट हमने यूज़ किया। अच्छा जी, अब आपको, मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ लग गई है, लेकिन इफ़ देर इज़ एनी इंक्वायरी यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, यू कैन मैसेज, टेक्स्ट और वॉट एवर द वे यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हम इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी फॉर द सोल्यूशन ऑफ एनी न्यू क्वेश्चन। अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्रे फॉर मी एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।